दोस्तों इन दिनों वर्ल्ड न्यूज में सबसे ज्यादा नाम ग्रीनलैंड का सुनने में आ रहा है। अमेरिका बार बार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साम दाम दंडभेद की नीति भी अपनाने के लिए तैयार है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ग्रीनलैंड उन्हें आसानी से नहीं मिलता तो वो आर्मी के बल पर ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। अमेरिका का कहना है कि उनकी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो आइलैंड 80-90% तक बर्फ और ग्लेशियर से ढका हुआ है, आखिर अमेरिका को उस आइलैंड पर इतनी दिलचस्पी क्यों है? और अगर ग्रीनलैंड पर वाकई में इतनी बर्फ है तो भला इसका नाम ग्रीनलैंड क्यों है? और वहीं दूसरी ओर ग्रीनलैंड से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा आइलैंड है जो हरा भरा है, लेकिन उसका नाम आइसलैंड है। दोस्तों ग्रीनलैंड और आइसलैंड दो ऐसे आइलैंड नेशन हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आखिर इन नामों के पीछे क्या लॉजिक है और क्या इतिहास है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड में क्या सिमिलैरिटीज है और दोनों में क्या अंतर है? आखिर ग्रीनलैंड और आइसलैंड में से ज्यादा बेहतर देश कौन सा है और क्यों अमेरिका का इंटरेस्ट आइसलैंड के बजाय सिर्फ ग्रीनलैंड में ही है? आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ग्रीनलैंड और आइसलैंड दोनों ही आर्कटिक ओशन पर बसे हुए आइलैंड्स हैं। हालांकि दोनों के साइज में बहुत फर्क है। आइसलैंड जहां सिर्फ 1,03,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, तो वहीं ग्रीनलैंड इससे करीब 20 गुना बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 21,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। ग्रीनलैंड को दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड होने का दर्जा भी प्राप्त है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में दोनों की पोजीशन बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा आइलैंड होने के बावजूद ग्रीनलैंड में सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं, जबकि छोटे से आइसलैंड देश की आबादी 4 लाख के आसपास है। दोस्तों आइसलैंड एक हरा भरा देश है जहां पर पहाड़ी है, हरियाली है, खेती बाड़ी भी होती है, ज्वालामुखी भी है और गर्म पानी के झरने और हॉट स्प्रिंग्स भी हैं। रहने के लिहाज से आइसलैंड एक अच्छा देश माना जाता है। हालांकि सर्दियों के दौरान कई इलाकों में भयंकर ठंड पड़ती है, लेकिन ग्रीनलैंड से कंपेयर किया जाए तो लिविंग कंडीशन आइसलैंड की बहुत बेटर है। वहीं ग्रीनलैंड में साल भर बर्फ की मोटी चादर जमी रहती है। कैपिटल सिटी नूक और कुछ तटीय इलाकों में ही लोग रहते हैं, बाकी के इलाकों में जनजीवन संभव नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की ग्रीनलैंड में बहुत दिलचस्पी है। ग्रीनलैंड के तरह ही आइसलैंड में भी सबसे अधिक आबादी यहाँ की कैपिटल सिटी रेकजाविक में ही रहती है। आपको जान के हैरानी होगी कि आइसलैंड में एक महीने के इंटरनेट प्लान की कीमत $70 है, जो भारतीय रुपयों में 6300 रुपए के आसपास होती है। यही वजह है कि आइसलैंड का नाम उन देशों में आता है जहाँ इंटरनेट इस्तेमाल करना सबसे महंगा है। आइसलैंड की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में भी की जाती है। आपको बता दें आइसलैंड में कुल 32 एक्टिव वोल्केनोज भी मौजूद हैं। वोल्केनो फटने की खबरें भी आइसलैंड से आती रहती हैं। इन वोल्केनो और लावा के कारण ही यहाँ पर कई हॉट स्प्रिंग्स और गर्म पानी के झरने भी हैं। प्राकृतिक रूप से आइसलैंड बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। हिस्ट्री एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। दोस्तों आइसलैंड में लगभग 4500 साल पहले लोग आकर बसने लग गए थे, तो वहीं ग्रीनलैंड पर पहली बार इंसानों के कदम करीब 2500 साल पहले पड़े थे। खैर समय के साथ ये आइलैंड कई बार वीरान भी हुए। 9th सेंचुरी के आसपास यूरोपियन वाइकिंग्स जब नई जगहों की खोज कर रहे थे तो उस समय वो आइसलैंड पर पहुंचे। जब वाइकिंग्स आइसलैंड पर आए थे तो वो सर्दियों का समय था। सर्दियों के दौरान आइसलैंड में भी अच्छी बर्फबारी देखने को मिलती है। चारों तरफ बर्फ की मोटी मोटी चादर देखकर वाइकिंग्स ने इस जगह का नाम आइसलैंड रख दिया। इस तरह के जियोग्राफिक कंडीशन के आधार पर नाम रखना पहले एक आम बात हुआ करती थी। इसके बाद एक वाइकिंग एरिक द रेड अपने कुछ साथियों के साथ साल 982 ईस्वी में ग्रीनलैंड पहुंचा। ग्रीनलैंड में भी उसने मोटे ग्लेशियर्स और बर्फ की चादर देखी, लेकिन एरिक इस आइलैंड को आबाद करना चाहते थे, जिसके लिए उसने एक नेम गेम खेला। उसने नए आइलैंड का नाम ग्रीनलैंड रख दिया। ग्रीनलैंड नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर हरियाली अधिक होगी। इस नाम से कई यूरोपियंस अट्रैक्ट भी हुए और धीरे धीरे ग्रीनलैंड पर भी बसने लगे। एक समय पर ग्रीनलैंड और आइसलैंड दोनों ही डेनमार्क का हिस्सा हुआ करते थे। डेनमार्क ने 19वीं और 20वीं सदी तक कई अन्य देशों पर राज किया है। साल 1944 में आइसलैंड ने डेनमार्क से आजादी की घोषणा कर दी थी। वहीं ग्रीनलैंड कभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाया। साल 1953 से ही ये आइलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। हालांकि कई मामलों में ग्रीनलैंड को अपने खुद के फैसले लेने का हक है, लेकिन ये आज भी डेनमार्क का ही एक स्वायत्त क्षेत्र माना जाता है। ग्रीनलैंड के विदेशी और सुरक्षा संबंधी मामलों में डेनमार्क की भूमिका अहम रहती है। दोस्तों बात करते हैं कि आखिर अमेरिकी क्यों ग्रीनलैंड में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। असल में ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी ग्रीनलैंड को खरीदने या कब्जा करने की बात कर रहा है। बीते 200 सालों में कई अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ग्रीनलैंड के लोगों का कहना है कि उनका देश बिकाऊ नहीं है। जब से ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने या जबरन कब्जा करने की बात कही है, तभी से ग्रीनलैंड में प्रदर्शन जारी है। अमेरिका और ट्रंप प्रशासन के खिलाफ ग्रीनलैंड में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। असल में अमेरिका ग्रीनलैंड को इसलिए पाना चाहता है क्योंकि ये आर्कटिक ओशन के बीच में स्थित है। अभी तक यूएस की कोई भी सीमा आर्कटिक ओशन से नहीं मिलती है। आर्कटिक महासागर में रूस का दबदबा अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि रूस और आर्कटिक ओशन के बीच एक लंबी सीमा है। यूएस का कहना है कि उन्हें अपने गोल्डन डोम सिक्योरिटी चैनल के लिए
ग्रीनलैंड लेना ही होगा, वरना रूस और चीन आर्कटिक महासागर में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे। हालांकि अमेरिका ने लंबे समय से ग्रीनलैंड पर अपना मिलिट्री बेस सेटअप किया हुआ है, लेकिन अमेरिका को अब पूरा का पूरा ग्रीनलैंड ही चाहिए। ट्रम्प किसी भी तरह ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां स्टेट बनाना चाहते हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स की माने तो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के पीछे अमेरिका की मंशा कुछ और भी है। असल में ग्रीनलैंड में 15 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स होने का दावा भी किया जाता है। इस रेयर अर्थ मिनरल्स पर अमेरिका की नजरें हैं और इसलिए वो किसी भी हालत में ग्रीनलैंड को अपने देश में मिलाना चाहता है। अमेरिका और ट्रम्प की नीतियों के खिलाफ यूरोप के कई देश आवाज बुलंद कर रहे हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन और स्वीडन जैसे देशों में भी ट्रम्प के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सभी देशों के प्रमुख ने अमेरिका की कड़ी आलोचना की है। यहाँ पर एक मजेदार बात यह भी है कि डेनमार्क और अमेरिका दोनों ही नाटो के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अगर ये दोनों देश एक दूसरे से टकराते हैं तो नाटो पूरी तरह से टूटकर अलग हो जाएगा। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ट्रम्प खुद नाटो को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी फंडिंग से यूरोपीय देशों को फ्री में लाभ मिल रहा है। नाटो में सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका ही करता है और नाटो की सबसे बड़ी ताकत भी अमेरिका ही है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के समर्थन में आने वाले देशों के खिलाफ ट्रम्प ने टैरिफ लगाने भी शुरू कर दिए हैं। खैर, अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और आइसलैंड और ग्रीनलैंड की बात को आगे बढ़ाते हैं। इकोनॉमी। आइसलैंड और ग्रीनलैंड दोनों ही देशों की इकोनॉमी में फिशिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा योगदान है। ग्रीनलैंड की तो पूरी इकोनॉमी ही सिर्फ मछली पालन पर टिकी हुई है। यहाँ से कई यूरोपियन कंट्रीज को मछली की सप्लाई होती है। इसके अलावा डेनमार्क भी हर साल ग्रीनलैंड को सब्सिडी और आर्थिक मदद मुहैया कराता है। डेनमार्क की फाइनेंशियल हेल्प के बिना ग्रीनलैंड सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ग्रीनलैंड की टोटल जीडीपी $3 बिलियन के करीब बताई जाती है। वहीं दूसरी ओर आइसलैंड की जीडीपी $30 बिलियन के आसपास है। आइसलैंड में लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। हर साल 15 से 20 लाख टूरिस्ट भी आइसलैंड घूमने के लिए आते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री भी आइसलैंड की जीडीपी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा हाइड्रो एंड थर्मल एनर्जी में भी आइसलैंड बहुत आगे निकल चुका है। देश की ऊर्जा का 99% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से ही आता है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड में एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर और सिल्वर की माइनिंग भी की जाती है। कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन। दोस्तों, ग्रीनलैंड में डेनिश कल्चर की झलक देखने को मिलती है। देश में बोली जाने वाली मुख्य भाषा कलाली सुत है, जिसे आमतौर पर ग्रीनलैंडिक लैंग्वेज भी कहते हैं। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग इन्यूट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। डेनिश और इंग्लिश लैंग्वेज भी ग्रीनलैंड के स्कूलों में बच्चों को सिखाई जाती है। वहीं आइसलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज आइसलैंडिक है। ये एक प्राचीन जर्मन लैंग्वेज है जो वाइकिंग युग के समय से चली आ रही है। इसके अलावा यहाँ भी डेनिश और इंग्लिश भाषा लोग बोल और समझ लेते हैं। ग्रीनलैंड में ज्यादातर लोग नास्तिक हैं या फिर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। वहीं ग्रीनलैंड में एक कल्चर देखने को मिलता है। लोग आज भी देवी देवताओं की कथा पर विश्वास करते हैं। यहाँ पुरानी लोक कथाएं आज भी जीवंत हैं। एजुकेशन की बात करें तो इन दोनों ही आइलैंड नेशन का लिटरेसी रेट 100% के आसपास है। यहाँ के लोग एजुकेशन के महत्व को अच्छे से समझते हैं। मिलिट्री। दोस्तों, ग्रीनलैंड की अपनी कोई सैन्य ताकत नहीं है। डेनमार्क के पास इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी है। हालांकि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो डेनमार्क की सेना कुछ नहीं कर पाएगी। अमेरिकी सेना का मुकाबला करना डेनमार्क या फिर अन्य यूरोपियन नेशंस के बस की बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर आइसलैंड में भी कोई परमानेंट आर्मी नहीं है और ये रक्षा के लिए नाटो और अमेरिका पर ही निर्भर है। हालांकि कोस्ट गार्ड की टीम यहाँ तैनात रहती है, जिसमें 130 सैनिक, 3 जहाज और 4 विमान है। इस छोटी सी टुकड़ी के साथ आइसलैंड अपने समुद्री किनारों की निगरानी करता है। फूड। खाने की बात करें तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड दोनों ही देशों में फिश और सी फूड बहुत ज्यादा खाया जाता है। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा सी फूड का कंजप्शन आइसलैंड में ही होता है, जहाँ सालाना एक व्यक्ति 95 किलो से अधिक मछली खा जाता है। केस्काटा आइलैंड की एक पारंपरिक डिश है जो स्मेली फर्मेंटेड स्केट, पोटैटोस, बॉइल्ड टर्निप, मेल्टेड लैम फैट और स्वीट राई ब्रेड से तैयार की जाती है। क्रिसमस के अवसर पर यह डिश खास तौर पर बनाई जाती है। ब्रेनेविन यहाँ की एक लोकल शराब है जो रोजाना शाम होने के बाद लोग पीते हैं। ग्रीनलैंड की बात करें तो यहाँ मद तक लोग बड़े ही चाव से खाते हैं, जिसमें फैट और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सुसात एक तरह का सूप है जिसे ग्रीनलैंड का नेशनल फूड कहा जाता है। अधिक सर्दियाँ होने के कारण यहाँ पर खाना खराब नहीं होता है और एक ही डिश कई दिन तक भी खाई जा सकती है। वाइल्ड लाइफ। आइसलैंड और ग्रीनलैंड में अच्छी वाइल्ड लाइफ भी देखी जा सकती है। आर्कटिक फॉक्स एकमात्र मैमल है जो मुख्य रूप से आइसलैंड में पाया जाता है। हालांकि बीते कुछ सालों में रेनडियर और मिंक की प्रजातियां भी यहाँ पर देखी जा रही हैं। आइसलैंड को मच्छर मुक्त देश होने का दर्जा भी प्राप्त था, लेकिन कुछ महीने पहले यहाँ पर 3 मच्छर देखे गए, जिसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि कुछ मच्छर आइसलैंड के वातावरण के अनुसार अडेप्ट करना सीख गए हैं। आइसलैंड में अटलांटिक पफिन सहित कई तरह की पक्षियों की प्रजातियां भी आपको नजर आ जाएंगी। ग्रीनलैंड में मस्कॉक्स और पोलर बियर जैसे जानवर नजर आ जाते हैं। अगर आप गाइड के साथ ग्रीनलैंड घूमेंगे तो मुमकिन है कि आपको व्हेल भी नजर आ जाएगी। हम्पबैक व्हेल्स, मिनके व्हेल्स, ऑर्कस एंड फाइन व्हेल्स जैसी कई प्रजातियां आप यहाँ पर देख सकते हैं।
फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। चलिए दोस्तों, अब ग्रीनलैंड और आइसलैंड में घूमने लायक फेमस जगहों की बात कर लेते हैं। ग्रीनलैंड में आप बर्फ के ग्लेशियर नजदीक से देख सकते हैं, आर्कटिक लाइट के नजारे देख सकते हैं और नेचर के अद्भुत नजारों को महसूस कर सकते हैं। ग्रीनलैंड में इलुलिसेट आइसफोर्ड आप जा सकते हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स टूटकर समुद्र में गिरते हैं, जिन्हें देखना अपने आप में बहुत ही मनमोहक होता है। सितंबर से मार्च के बीच ग्रीनलैंड में ऑरोरा लाइट्स देख सकते हैं, जिन्हें नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। कैपिटल सिटी न्यूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ म्यूजियम, लोकल आर्ट और लोकल लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी। ईस्ट ग्रीनलैंड में आबादी ना के बराबर है, लेकिन ये इलाका बॉस वाकई में बेहद खूबसूरत और शानदार है। यहाँ पर आप गाँव से होते हुए छोटे पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए भी जा सकते हैं। ग्रीनलैंड में आज भी डॉग स्लेज का इस्तेमाल होता है, जो टूरिस्ट के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस है। आइसलैंड को लैंड ऑफ फायर एंड आइस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ भी गिरती है और ज्वालामुखी भी फटते हैं। यहाँ का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस गोल्डन सर्कल है, जिनमें 3 जगह आती है। थिंगवेलिर नेशनल पार्क, जहाँ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की टेक्टोनिक प्लेट्स अलग होती है। दूसरा है गेसर, यानी गर्म पानी के स्प्रिंग, जिनमें जमीन से गर्म पानी बाहर निकलता है। तीसरा है गल्फोस वाटरफॉल, जो बेहद विशाल और खूबसूरत झरना है। इसके अलावा आप ब्लू लगून देखने जा सकते हैं, जहाँ बर्फीले माहौल में गर्म पानी में नहाने का अनुभव अद्भुत होता है। सितंबर से अप्रैल के बीच आइसलैंड में भी नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलती है। कैपिटल सिटी रेकजाविक में म्यूजियम, कैफे, म्यूजिक और नाइट लाइफ का आनंद ले सकते हैं। इनके अलावा वेटनाजोकुल ग्लेशियर, यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भी यहीं पर है। ब्लैक सैंड बीचेस, व्हेल और पफिन बर्ड्स भी आप आइसलैंड में देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड करेंसी। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ग्रीनलैंड में एयर ट्रांसपोर्ट सबसे अहम साधन है। शहरों और कस्बों के बीच ज्यादा लोग छोटे विमानों या हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं। न्यूक, इलुलिसाट और किंजलुसवाक में एयरपोर्ट है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स डेनमार्क से आती हैं। आइसलैंड में अच्छा रोड नेटवर्क है, बसों की फैसिलिटी भी लोगों के लिए अवेलेबल है। केफ्लाविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे मेन एयरपोर्ट है। शहरों में कुछ छोटे एयरपोर्ट्स भी मौजूद हैं। करेंसी की बात करें तो ग्रीनलैंड में डेनमार्क की करेंसी डैनिश क्रोन चलता है और आइसलैंड की करेंसी का नाम आइसलैंडिक क्रोना है। एक डैनिश क्रोन की कीमत दोस्तों करीब 20 आइसलैंडिक क्रोना के बराबर है। ये थी आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको ग्रीनलैंड और आइसलैंड में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर लगा, और अगर आपको मौका मिले तो कहां घूमने जाना पसंद करेंगे? और क्या आपको लगता है कि सिर्फ संसाधनों यानी कि रिसोर्सेज के लिए किसी देश की जमीन खरीदना सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस बात पर भी अपने व्यूज शेयर करें कि क्या ग्रीनलैंड आने वाले समय में अमेरिका का हिस्सा बन पाएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।